हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जम के कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2, जो कि चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो इस चैप्टर का पहला टॉपिक है जनसंख्या वितरण के बारे में। तो आइए प्यारे बच्चों, इसको हम अच्छा से समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का पहला टॉपिक है हम सबका क्या, जनसंख्या वितरण के बारे में। आइए हम बढ़िया से इसको समझते हैं क्या बोल रहे हैं। जनसंख्या वितरण का अर्थ है पृथ्वी की सतह पर लोगों की वितरण की व्यवस्था। क्या है जनसंख्या वितरण का अर्थ? कि पृथ्वी की सतह पर लोगों के वितरण की व्यवस्था। जनसंख्या को समान रूप से विकसित नहीं किया जाता है, क्योंकि दुनिया की 90% आबादी अपने भूमि क्षेत्र के लगभग 10% में रहती है। क्या बोल रहे हैं? दुनिया की 90% आबादी, क्या बोल रहा है? दुनिया की 90% आबादी अपने भूमि क्षेत्र के लगभग 10% में रहती है। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहे हैं। दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले देश, दुनिया की 10 सबसे आबादी वाले देश दुनिया की आबादी का लगभग 60% योगदान करते हैं। क्या करते हैं? दुनिया की 10 सबसे अधिक आबादी वाले देश दुनिया की आबादी का लगभग 60% योगदान देते हैं। इन 10 देशों में 6 देश एशिया का ही है। तो देखते हैं 6 देश एशिया का कौन कौन सा है। 6 देश एशिया का एक है चीन है, भारत है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है और क्या है देखते हैं, और बांग्लादेश और जापान है। तो ये 6 देश एशिया का जो 60% योगदान देते हैं सिर्फ जनसंख्या पर। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका जनसंख्या का वितरण का छोटा सा डिफिनेशन। आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या बोल रहा है। जनसंख्या घनत्व के बारे में देखते हैं। क्या बोल रहा है? जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्र पर निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? कि प्रति इकाई क्षेत्र पर निवास करने वाले व्यक्ति की औसत जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहे हैं। इसका मतलब भूमि के आकार के लोगों की संख्या के बीच का अनुपात है। क्या है? भूमि के आकार के लोगों की संख्या के बीच का अनुपात है। यह आमतौर पर प्रति व्यक्ति जनसंख्या क्षेत्र के घनत्व में मापा जाता है। क्या हुआ? आमतौर पर प्रति व्यक्ति जनसंख्या क्षेत्र के घनत्व में मापा जाता है। कुछ क्षेत्र घनी आबादी वाले हैं, जैसे पूर्वी अमेरिका, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी पश्चिमी और पूर्वी एशिया। ये सब क्या है? ये सब घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहे हैं। कुछ क्षेत्र बहुत कम आबादी वाले क्षेत्र हैं, जैसे कि ध्रुवीय क्षेत्र के पास और भूमध्य रेखा के पास उच्च वर्षा क्षेत्र, जबकि कुछ क्षेत्र में मध्य चीन, दक्षिण भारत, नॉर्वे, स्वीडन आदि जैसे घनत्व हैं। तो ये था प्यारे बच्चों आपका क्या बोलता है कि जनसंख्या घनत्व के बारे में। आइए अगला टॉपिक के बारे में देखते हैं। जनसंख्या घनत्व की गणना के बारे में देखते हैं। जनसंख्या घनत्व की गणना के बारे में। जनसंख्या घनत्व मापने के लिए कुछ जनसंख्याओं को कुछ क्षेत्रफल से भाग दिया जाता है। क्या बोल रहा है? कि जनसंख्या घनत्व मापने के लिए कुल जनसंख्याओं को कुल क्षेत्रफल से भाग दिया जाता है। उदाहरण जैसे देख लेते हैं। मान लीजिए किसी देश की जनसंख्या 1 लाख है और वहाँ का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग किलोमीटर है। इस स्थिति में वहाँ का जनसंख्या घनत्व 100 प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। कैसे? इसमें भाग दे दीजिए, आपका निकल जाएगा। कि ये था आपका जनसंख्या घनत्व की गणना किस तरह करते हैं उसके बारे में। नोट में कुछ लिखा हुआ है, देख लीजिए। ये आपका इम्पोर्टेंट है, जो नोट में लिखे हैं इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए कि ऐसा क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, मीटर से अधिक है, उन्हें संघनन आबादी वाले क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस क्षेत्र में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक रहती है तो उसे संघनन आबादी वाले क्षेत्र कहते हैं।
तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। आइए अगला टॉपिक देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में। क्या बोला, जनसंख्या वृद्धि दर किसी क्षेत्र में निश्चित समय व निश्चित समय अवधि में जनसंख्या में होने वाली परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, किसी क्षेत्र में निश्चित समय अवधि में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। जब जनसंख्या परिवर्तन को प्रतिशत में व्यतीत किया है तो उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। क्या कहते हैं, जब जनसंख्या परिवर्तन को प्रति व्यक्ति प्रतिशत में व्यतीत किया है तो उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। तो ये था आपका जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में। आगे देखते हैं जनसंख्या वृद्धि दर के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर के प्रकार, जनसंख्या वृद्धि दर दो प्रकार के होते हैं, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि, क्या बोला, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि और जनसंख्या के ऋणात्मक वृद्धि, ये था दो प्रकार। आइए देखते हैं जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि के बारे में। किन्हीं दो समय अंतराल के बीच जब जन्म दर और मृत्यु दर से अधिक हो जाती है। क्या बोल रहे हैं, किन्हीं दो समय अंतराल के बीच जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाती है तब वह जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है, धनात्मक वृद्धि कहलाती है। कब कहलाती है, जब जन्म दर और मृत्यु दर से, जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाती है तब जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर कहलाती है। अब देखते हैं ऋणात्मक वृद्धि दर क्या होता है। किन्हीं दो समय अंतराल के बीच जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाती है तब वह जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर कहलाती है। कब कहलाती है, जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाती है तभी वह जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर कहलाती है। तो ये था आपका, क्या बोलता है कि जन्म दर, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि और जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। आगे देखते हैं जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना करें। देखते हैं जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना दिए गए सूत्र द्वारा की जा सकती है। ये सूत्र से आपकी जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना की जा सकती है, ये आप ध्यान से देख लीजिए। आगे देखते हैं अगला टॉपिक है हम सबका माल्थस सिद्धांत के बारे में। देखते हैं इसके बारे में। थॉमस माल्थस सिद्धांत 1893 के अनुसार लोगों की जनसंख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा तेज़ी से बढ़ेगी। क्या बोल रहे हैं थॉमस माल्थस ने कि 1893 के अनुसार लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा तेज़ी से बढ़ेगी। जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल बीमारी तथा युद्ध द्वारा उसमें संचालन गिरावट के रूप में सामने आएगी। तो ये था थॉमस माल्थस का सिद्धांत। आगे देखते हैं कि क्या बोला, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सा है। देखते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को तीन कारकों अर्थात भौतिक कारकों, आर्थिक कारकों और सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होता है। तो ये है आपका भौतिक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। देखते हैं अब कौन कौन सा है, इस सबको डिफिनेशन के द्वारा। प्राकृतिक कारण पहले देखते हैं, उच्चावच। प्राकृतिक कारण में पहला है उच्चावच। देखते हैं पर्वतीय पठार अथवा उबड़ खाबड़ प्रदेश में कम लोग रहते हैं जबकि मैदानी क्षेत्रों में लोगों का निवास अधिक होता है। क्या बोल रहा है कि पर्वतीय पठार अथवा उबड़ खाबड़ प्रदेश में कम लोग रहते हैं जबकि मैदानी क्षेत्रों में लोगों का निवास अधिक होता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में भूमि उर्वरक होता है और कृषि की जा सकती है। यही कारण है कि नदी घाटियों जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, हांगहो आदि की घाटियाँ अधिक घनी आवासीय हैं। तो ये था आपका उच्चावच, प्राकृतिक कारण में उच्चावच था। अब देखते हैं जलवायु अत्यधिक गर्म या अत्यधिक ठंडे भागों में कम जनसंख्या निवास करते हैं। ये विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। क्या है, ये विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, जैसे मरुस्थलीय व पठारी क्षेत्र मानसून प्रदेश में अधिक जनसंख्या निवास करते हैं। कहाँ पे, मरुस्थलीय व पठारी क्षेत्रों में, मरुस्थलीय प्रदेश में अधिक जनसंख्या निवास करते हैं, जैसे एशिया के देश, ये सब में अधिक जनसंख्या निवास करते हैं। देखते हैं मृदा के बारे में। जनसंख्या के वितरण पर मृदा की उर्वरक शक्ति का बहुत प्रभाव पड़ता है। क्या बोल रहे हैं, जनसंख्या के वितरण पर मृदा की उर्वरक शक्ति का बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न तथा अन्य फसलें अधिक पैदा की जा सकती हैं। क्या बोल रहे हैं, उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न तथा अन्य फसलों अधिक पैदा की जाती हैं तथा प्रति हेक्टेयर उपज अधिक होती है।
इसलिए नदी घाटियों के उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र अधिक घने बसे हुए हैं। तो ये था मृदा के बारे में। आगे देखते जल की उपलब्धता। लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है। क्या बोल रहे हैं कि लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्रथम प्राथमिकता देते हैं जहां पे लोगों को आसानी से जल उपलब्ध होता है। यही कारण है कि नदी घाटियाँ विश्व की सर्वाधिक संघनन बसे हुए क्षेत्र हैं। क्या यही कारण के वजह से विश्व की सर्वाधिक संघनन बसने वाले क्षेत्र हैं। आगे देखते हैं वनस्पति। अगला टॉपिक है क्या, वनस्पति। अधिक घने वनों के कारण भी जनसंख्या अधिक नहीं पाई जाती है, लेकिन कोनेदारी वनों की आर्थिक उपयोगिता अधिक है, इसलिए लोग उन्हें काटने के लिए वहाँ बसते हैं। तो ये था आपका क्या बोल रहा है कि वनस्पति के बारे में। फिर से इसको देख लीजिए क्या बोल रहा है। अधिक घने वनों के कारण भी जनसंख्या अधिक नहीं पाई जाती है, लेकिन कोनेदारी वनों की आर्थिक उपयोगिता अधिक है, इसलिए लोग उन्हें काटने के लिए वहाँ बसते हैं। तो ये था आपका वनस्पति के बारे में। तो प्राकृतिक कारण आप देख लिए प्यारे बच्चों, प्राकृतिक कारण देख लिए। अब देखते हैं क्या आर्थिक कारण क्या क्या है। अब देखते हैं आर्थिक कारक। परिवहन का विकास। परिवहन के साधनों के विकास से लोग दूर के क्षेत्रों से परिवहन के बेहतर साधनों से जुड़े जाते हैं। क्या होता है कि परिवहन के साधनों के विकास से लोग दूर के क्षेत्रों से परिवहन के बेहतर साधनों से जुड़ जाते हैं। विश्व के सभी परिवहन साधनों से जुड़े क्षेत्र संघनन आबादी है। जहाँ पे विश्व की सभी परिवहन क्षेत्र साधन जुड़े हुए होते हैं, वहाँ पे अधिक संघनन आबादी रहती है। तो ये था आपका आर्थिक कारण का पहला। देखते हैं दूसरा, नगरीय और औद्योगिक के बारे में। क्या बोल रहा है, नगरीय और औद्योगिक। नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग और नगरीय केंद्रों की वृद्धि एक उच्च जनसंख्या घनत्व को आकर्षित करती है। क्या करती है कि नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों में नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों और नगरीय केंद्रों की वृद्धि एक उच्च जनसंख्या घनत्व को आकर्षित करती है। खनिज निरपेक्ष से युक्त क्षेत्र आर्थिक रूप से लोगों को आकर्षित करती है। जहाँ पे खनिज संपदा अधिक पाई जाती है, वहाँ पर भी लोगों को आकर्षित करती है। तो ये था आपका क्या बोलते हैं आर्थिक कारण के कारक। अब देखते हैं इसका धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारण। देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारण। धार्मिक कारकों से लोग अपने देश को छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, धार्मिक कारण से भी लोग अपने देश को छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहूदी को यूरोप छोड़कर रेगिस्तान क्षेत्र में नया देश इजराइल बनाना पड़ा था। किसको? यहूदियों को। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के कारण जनसंख्या का वितरण प्रभावित हुआ। इसी कारण, किस कारण की? दूसरे, जैसे कि देख लेते हैं, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों को यूरोप छोड़कर रेगिस्तान क्षेत्र में नए देश इजराइल बनाना पड़ा था। इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के कारण जनसंख्या का वितरण प्रभावित हुआ है। तो ये था आपका धार्मिक कारण। और देखते हैं राजनीतिक कारण क्या था। किसी देश में गृह युद्ध, अशांति आदि के कारण भी जनसंख्या वितरण पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए फारस की खाड़ी का युद्ध, श्रीलंका में जाति संघनन आदि के कारण जनसंख्या का पलायन हुआ। तो ये था आपका राजनीतिक कारण। आगे देखते हैं जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य घटक कौन कौन से हैं। जन्म दर, पहला है जन्म दर। देखते हैं जन्म दर क्या क्या है। अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यतीत किया जाता है। क्या बोल रहे हैं कि अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यतीत किया जाता है। इसके उच्च होने का निम्न होने का जनसंख्या परिवर्तन से अधिक संबंध है। क्या बोल रहा है, इसके उच्च होने का यानी कि निम्न होने का जनसंख्या परिवर्तन से संबंधित है, सीधा संबंध है।
तो ये था आपका क्या बोल रहा है जन्म दर के बारे में। मृत्यु दर के बारे में अब देखते हैं। मृत्यु दर भी जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। जनसंख्या केवल बढ़ती जन्म दर से ही नहीं होती है, अपितु घटती मृत्यु से भी होती है। क्या बोल रहा है? मृत्यु दर भी जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। जनसंख्या केवल बढ़ती जन्म दर से ही नहीं होती, अपितु घटती मृत्यु से भी होती है। तो ये था आपका मृत्यु दर। अब देखते हैं प्रवास के बारे में। प्रवास क्या बोल रहे हैं? प्रवास के द्वारा जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। क्या होता है? प्रवास के द्वारा जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। इसके अंतर्गत उद्गम स्थान को छोड़कर जाना व गंतव्य स्थान पर आकर बसना दोनों सम्मिलित हैं। क्या है? इसके अंतर्गत कि उद्गम स्थान को छोड़कर जाना व गंतव्य स्थान पर आकर बसना दोनों ही सम्मिलित हैं। उद्गम स्थान किसको कहते हैं? जहाँ पर वो रह रहा है, और गंतव्य स्थान पे क्या कहते हैं? जहाँ पे वो जाएगा बसने के लिए। ये स्थान छोड़ेगा तो इसको क्या बोलेंगे? उद्गम स्थान बोलेंगे, और ये स्थान पे आके बसेगा तो इसको क्या बोलेंगे? गंतव्य स्थान बोलेंगे। तो ऐसे आप समझिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, प्रवास अस्थायी व मौसमी दोनों प्रकार का हो सकता है। यह जनसंख्या परिवर्तन में योगदान देता है। क्या बोल रहा है? प्रवास अस्थायी व मौसमी दोनों प्रकार के हो सकता है, यह जनसंख्या परिवर्तन में योगदान देता है। तो ये था आपका क्या प्यारे बच्चों प्रवास के बारे में। आगे देखते हैं प्रवास कितने प्रकार के होते हैं। प्रवास के अपकर्ष कारक हैं और प्रवास के प्रतिकर्ष कारक हैं। क्या है? प्रवास के अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक। देखते हैं प्रवास के पहले अपकर्ष कारक के बारे में। प्रवास के, एक सेकेंड रुकिएगा, क्या बोला? प्रकाश के अपकर्ष कारक गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रवास के अपकर्ष कारक गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं। ये कारण निम्न है। क्या ये कारण निम्न है? देखते हैं कौन कौन से कारण हैं। काम के बेहतर अवसर पर भी प्रवास लोग करते हैं। रहन सहन की अच्छी दशाएं के कारण भी लोग प्रवास करते हैं। और क्या बोलते हैं, शांति व स्थायित्व के कारण भी लोग प्रवास करते हैं। अनुकूल जलवायु के कारण भी लोग प्रवास करते हैं। आगे देखते हैं, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा के कारण भी लोग प्रवास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका क्या बोल रहा है कि प्रवास के अपकर्ष कारक। अब देखते हैं प्रतिकर्ष कारक क्या क्या है। प्रवास के प्रतिकर्ष कारक उद्गम स्थान को उदासीन स्थान बताते हैं। क्या बताते हैं? प्रवास के प्रतिकर्ष कारक को उद्गम स्थान को उदासीन स्थान बताते हैं। इन कारकों की वजह से लोग एक स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। देखते हैं इसके प्रमुख कारण कौन कौन से। रहन सहन की निम्न दशाएं हैं। क्या हैं? रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक परिस्थितियां हैं, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, ये सब हैं क्या? रहन सहन की निम्न दशाएं। महामारी के कारण भी हैं, आर्थिक पिछड़ापन भी हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका प्रवास के प्रतिकर्ष कारक के बारे में। आगे देखिए, जनसंख्या वृद्धि के उत्पन्न समस्या क्या है। जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्या क्या क्या हो सकती है वो देखते हैं। संसाधनों पर अत्यधिक भार पड़ सकता है। जनसंख्या वृद्धि से संसाधनों पर अत्यधिक भार बढ़ सकता है। संसाधनों का तीव्र गति से ह्रास हो सकता है। क्या हो सकता है? संसाधनों का तीव्र गति से ह्रास हो सकता है। जनसंख्या में भरण पोषण में कठिनाई हो सकती है। सभी जितने जनसंख्या रहेगा उन सबको खाना सही से नहीं मिल पाएगा। यही है, जनसंख्या के भरण पोषण में कठिनाई हो सकती है। विकास की गति का अवरुद्ध हो जाएगा, सही से विकास नहीं कर पाएगा, कोई भी देश सही से विकास नहीं कर पाएगा। तो ये था प्यारे बच्चों आपका जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्या के बारे में। अब देखते हैं जनसंख्या ह्रास के परिणाम क्या हैं। संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है, ये है पहला परिणाम। समाज की आधारभूत संरचना स्वयं ही अस्तित्व हो जाती है। देश की भविष्य चिंता व निराश में डूब जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका क्या बोला जनसंख्या ह्रास के परिणाम। अब देखते हैं किसी देश की जनसंख्या क्या बोला, किसी देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने पर वहाँ के आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव देखते हैं। किसी देश की अगर आप ये इमेजिन करिए कि किसी देश की जनसंख्या अगर तीव्र गति से बढ़ रहा है तो वहाँ के आर्थिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसी के बारे में आज हम बड़ा मस्त से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या बोलना है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण अनेक प्रकार की आर्थिक और सामाजिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्या बोल रहे हैं कि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण अनेक प्रकार की आर्थिक और सामाजिक समस्या उत्पन्न हो जाती है।
भोजन की समस्या पहला होगा। तीव्र गति से जनसंख्या की वृद्धि के कारण भोजन पदार्थ की आवश्यकता की पूर्ति कठिन हो जाती है। क्या होती है? तीव्र गति से जनसंख्या की वृद्धि के कारण भोजन पदार्थ की आवश्यकता की पूर्ति कठिन हो जाती है। दूसरा है आवास की समस्या। बढ़ती जनसंख्या के कारण निवास स्थानों की कमी जा रही है। लाखों लोग झुग्गी तथा झोपड़ी में निवास करते हैं। क्या बोला? दूसरा नंबर, आवास की समस्या। बढ़ती जनसंख्या के कारण निवास स्थानों की कमी हो जाती जा रही है। लाखों लोग झुग्गी तथा झोपड़ी में निवास करते हैं। तीसरा है बेरोजगारी। क्या है? बेरोजगारी। जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी एक गंभीर समस्या के रूप में उभर कर सामने आई है। क्या बोल रहे हैं? तीसरा नंबर, जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी एक गंभीर समस्या के रूप में उभर के सामने आई है। आर्थिक विकास कम हो जाने से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं और बेरोजगारी बढ़ जाती है। क्या होती है? आर्थिक विकास कम हो जाने से रोजगार में अवसर कम हो जाते हैं और बेरोजगार बढ़ जाती है। और चौथा है निम्न जीवन स्तर। क्या है? निम्न जीवन स्तर। अधिक जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है, इसलिए स्तर गिर जाती है। जनसंख्या का कृषि पर अधिक दबाव। बढ़ती जनसंख्या को खाद्यान्नों की पूर्ति करने के लिए कृषि योग्य भूमि पर दबाव बढ़ जाती है। पाँचवा है जनसंख्या का कृषि पर अधिक दबाव। बढ़ती जनसंख्या को खाद्यान्नों की पूर्ति करने के लिए कृषि योग्य भूमि पर दबाव बढ़ जाती है। क्या बोला? पाँचवा नंबर कि जनसंख्या का कृषि पर अधिक दबाव। बढ़ती जनसंख्या को खाद्यान्नों की पूर्ति करने के लिए कृषि योग्य भूमि पर दबाव बढ़ती है। छठा है बचत में कमी। जनसंख्या वृद्धि के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं तथा बचत कम होती है। सातवां है स्वास्थ्य। क्या है? सातवां, स्वास्थ्य। नगरों में गंदगी बढ़ जाती है, स्वास्थ्य और सफाई का स्तर नीचे गिर जाता है। अगला टॉपिक है जनांकिकी संक्रमण के बारे में। क्या है? जनांकिकी संक्रमण के बारे में। आइए इसको देखते हैं। जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या को पूर्वानुमान लगाने में मदद करती है। क्या करती है? जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान लगाने में मदद करती है। इस सिद्धांत के अनुसार जैसे कोई देश या समाज ग्रामीण खेतिहर और अशिक्षित, क्या बोल रहा है? खेतिहर व अशिक्षित उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है तो उस समाज में उच्च जन्म व उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म व निम्न मृत्यु दर की स्थिति आने लगती है। ये परिवर्तन विभिन्न अवस्थाओं में होती है। इन्हें सामूहिक रूप से जनांकिकी चक्र कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका जनांकिकी संक्रमण के बारे में। देखते हैं ये अवस्थाएं निम्न प्रकार से होती है। देखते हैं कौन कौन किस प्रकार से होती है। प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है। क्या होती है? प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होता है। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकतम लोग प्राथमिक व्यवसाय में लगे होते हैं। प्राथमिक व्यवसाय में लोग होते हैं। बड़े परिवार संपत्ति माने जाते हैं। जीवन प्रत्याशा निम्न होती है। और देखते हैं द्वितीय में इस अवस्था में आरंभ में उच्च जन्म दर बड़ी रहती है, किंतु समय के साथ घटती है। इस अवस्था में मृत्यु दर घट जाती है। जन्म दर व मृत्यु दर में अंतर के कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, बाद में घटती है। तो ये था आपका द्वितीय अवस्था। देखते हैं तृतीय अवस्था। इस अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर बहुत कम हो जाती हैं, लगभग संतुलन की स्थिति होती है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है अथवा बहुत कम वृद्धि होती है। इस अवस्था में जनसंख्या शिक्षित हो जाती है तथा तकनीकी ज्ञान के द्वारा विचार पूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। तो ये था प्यारे बच्चों आपका, क्या बोल रहे हैं कि जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत देख लिए थे। ये आपके निम्न प्रकार के उनकी अवस्थाएं थी। आगे देखते हैं जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत का उपयोग।
जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने तथा भविष्य की जनसंख्या को पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। क्या इसलिए किया जाता है? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने तथा भविष्य की जनसंख्या को पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपका क्लास 12 चैप्टर 2 का ज्योग्राफी चैप्टर 2 का सारा चीज़ ख़त्म हो चुका है। अगर आप चाहते थे प्यारे बच्चों इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्द से जल्द लाया जाए तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ, वहाँ पे कमेंट करना ना भूलें। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह के दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।